Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest institute in Pakistan for dear students your ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम सेट्स का एनटीएस जो होने जा रहा है 29 दिसंबर 2024 को। जो स्प्रिंग एडमिशन ओपन की है कॉम सेट्स ने उसके रिलेटेड ये आप लोगों का वन शॉट होने जा रहा है। अलोंग दैट अगर आप लोगों ने बहरिया का सीबीटी देना जो कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होता है फॉर योर फेज 2, अगर कुछ स्टूडेंट हैं वो फेज 1 में क्वालिफाई नहीं कर सके खुदा न खासा, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपके जिस सिटी के अंदर बहरिया का फेज 2 स्टार्ट होने जा रहा है लाहौर कराची कैंपसेस के अंदर, तो आप उनके अंदर जो इस्लामाबाद कैंपस है उसमें हो चुका है फेज, उसके बाद अगर इस लाहौर और कराची कैंपसेस के अंदर भी अगर आप एडमिशन लेने के लिए विलिंग है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी यूनिवर्सिटीज के आप लोगों के स्प्रिंग एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं या आप लोगों ने फॉल में एडमिशन लेना है, चाहे कॉम सेट्स है, बहरिया है, एयर है, नेट का टेस्ट जो हर महीने हो रहे होते हैं, तो उन तमाम के लिए भी, उन तमाम एंट्री टेस्ट के लिए भी आप लोगों की वीडियो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं कंप्लीट। इसकी गाइडलाइन के बारे में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करता जाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास जो कॉम सेट्स का एनटीएस है ये 29 दिसंबर को होने जा रहा है, ठीक है। अब ये 29 दिसंबर लाहौर के अंदर इसका स्प्रिंग एडमिशन होने जा रहा है। अब इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप भी बता रहा हूँ, टेस्ट पैटर्न और वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं, मैं प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, ना सिर्फ अपने कॉम सेट्स का बल्कि आप लोग अपने पास बाकी ऑप्शंस को भी रिजर्व करना चाहते हो, जैसे आप लोग नस्ट का NET 2 तैयार करना चाहते हो जो कि 2025 के फेब में होने जा रहा है। इसके बाद सिंध वाली साइड के जो स्टूडेंट है NED को तैयार करना चाहते हैं। अगर आप कॉम सेट्स का फॉल में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, अगर आप एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, आप इस्लामाबाद की कोई भी टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, चाहे फास्ट का टेस्ट हो जाए, इसके अलावा जितनी भी NDU, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नमल वगैरह, इन तमाम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, या ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर बात करूं तो जीके के अंदर अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, यूईटी का ई कैट अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हो, तो इन तमाम एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट है, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से सिलेबस शुरू करवाया जाएगा और 100% तक कवर करवाया जाएगा। और ये न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट मिलेगी जस्ट 6000 के अंदर। और कैसे एनरोलमेंट लेंगे, इस पूरे नंबर को याद रख लें, इस नंबर को सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट के बाद आप लोगों ने व्हाट्सएप पे इस पे कांटेक्ट करना है, एंड यू हैव टू पे जस्ट 6000 वन टाइम। आप लोगों को ये वन टाइम पे करनी है और उसके बाद आप लोग हमारे सेशन के अंदर इनरोल्ड हो जाते हो। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपको क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को हम अपने सेशन के अंदर 3 फेजेस से पास करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पेड 6000 वन टाइम, आप लोगों ने एक दफा 6000 पे किया, तो आप लोगों को सबसे पहले हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। और ये 2 मंथ में सिलेबस कैसे खत्म होगा, डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, हर सब्जेक्ट का सेपरेट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बंदा है जो आपको पढ़ाएगा, और टॉपिक वाइज आप लोगों के तमाम चैप्टर्स को ख़त्म करवाया जाता है। जैसे एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, और जब टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है साथ में ही उस टॉपिक के रिलेटेड जितने MCQs, जितने भी आप लोगों के नस्ट के, MD कैट, ई कैट के, NED के तमाम MCQs को उस टॉपिक के रिलेटेड वो कवर करवाया जाता है। इस तरह टॉपिक वाइज करते करते आप लोगों का एक चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाता है, और इसी तरह चैप्टर को कंप्लीट करते करते आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, कंप्यूटर का। नस्ट के अंदर तो चूंकि अब सिर्फ फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश है, जबकि अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट फूड साइंसेज वगैरह और इस तरह के अंदर जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री देना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिजिक्स है, मैथ है और इंग्लिश है। तो आप लोगों ने बाकी भी यूनिवर्सिटीज का जो भी आप लोगों ने टारगेट किया हुआ इन तमाम का आप लोगों को ऐसे सिलेबस खत्म करवाया जाता है, टॉपिक वाइज डिटेल में लेक्चर, साथ में उसके MCQs। फिर चैप्टर खत्म हुआ, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसका एक आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट को क्विज बेस्ड टेस्ट बनाया जाता है। साथ ही उस टेस्ट की रात की क्लास के अंदर, डे टाइम में टेस्ट हुआ, इवनिंग की क्लास में उसके टेस्ट की डिस्कशन होती है, और साथ में एक आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। तो दिस इज हाउ वी विल कवर योर सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स।
2 महीने में आपका सिलेबस खत्म करवाएंगे। और हमारी 6 दिन हफ्ते में क्लास चलती है और एक दिन वीकली टेस्ट भी होता है हमारा। एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट सिस्टम है और एक वीकली टेस्ट सिस्टम है, और एक डेली बेसिस पे भी हम लोग तमाम आप लोगों को साथ साथ एमसीक्यूज भेजते रहते हैं, लेक्चर नोट्स पीडीएफ ये तमाम आप लोगों को साथ साथ मिलता जाता है। सेकेंडली आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन लेके आते हैं, लाइव रिवीजन सेशन चलेगा, क्वार्टर बुक की रिवीजन, हाफ बुक की, फुल बुक की। फिर हमारी एंड गेम होती हैं, एंड गेम के अंदर तमाम सिलेबस को रिवाइज करवाया जाता है। 11+12 फिजिक्स एक लेक्चर में, 11+12 मैथ एक लेक्चर में। उसके बाद नंबर थर्ड पे आप लोगों के लिए कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है, जिसके अंदर आप लोगों के चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, एफएलपीज वगैरह 4-4 5-5 एफएलपीज लिए जाते हैं एक एक सब्जेक्ट के, एक एक यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड। उसके बाद हमारे 5 से 10 मॉक टेस्ट होते हैं। उन मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं कि वो इतने रेलिवेंट होते हैं कि उन मॉक टेस्ट के अंदर से मैक्सिमम आपका एनईटी आ रहा होता है, मैक्सिमम एमडी कैट है, मैक्सिमम ई कैट आ रहा होता है। तो स्टूडेंट को लग ही नहीं रहा होता है कि वी आर सॉल्विंग यानी पास एजुकेशन सिस्टम टेस्ट और वी आर सॉल्विंग ई कैट या एनईटी। तो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू इन आवर ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। बट ये तमाम फीचर आपको जस्ट 6,000 के अंदर मिलेंगे। यू हैव टू पे 6,000 एंड गेट these all features. Inshallah Taala, you people will be fully prepared for your entrance test. Inshallah Taala. So now we will start our lecture, and today we are going to discuss about ComSats, NTS as well Bahriya Phase 2, Bahriya CBT, that is computerized based test. तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसके अगर मैं टेस्ट या सब्जेक्ट पोर्शन की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जो कॉम सेट्स है ना, ये तो टोटली कॉम सेट्स का एनटीएस जो होता है ये तो बिल्कुल नेट की तरह का ही है। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के इंक्लूड होते हैं, इसमें आप लोगों का बेसिक मैथ होता है जिसको मैं बोलूंगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें एक तो आप लोगों का क्वांटिटेटिव रीजनिंग शामिल होता है, रफली बता रहा हूँ, जरा इसको देखते जाओ, ये आप लोगों को पहले भी पता होगा। नंबर 2 पे आप लोगों के पास एनालिटिकल रीजनिंग होता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग आ गया। नंबर थर्ड पे आप लोगों के पास इंग्लिश का पोर्शन होता है। और इसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है सब्जेक्ट पोर्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बहरिया के टेस्ट की, तो बहरिया के टेस्ट में यहाँ पे एक चेंज आता है कि कॉम सेट्स के अंदर तो फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर होगी, और मैथ भी होगी, मैथ नहीं है तो बायो होगी। लेकिन बहरिया के टेस्ट के अंदर आप लोगों के दो सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी अगर मैं बहरिया की बात करूं तो उसमें आपके एडवांस जो सब्जेक्ट्स होंगे, एक आप लोगों का फिजिक्स होगा और एक आप लोगों का मैथ का पोर्शन होता है। तो इसको आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग से। एनालिटिकल रीजनिंग में काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये जो असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ये नेट के प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ चुकी हुई है असाइनमेंट। तो यहां पे देखिएगा पहली असाइनमेंट है हमारे पास कि on a breakfast table, Amir, Bano, Muna, and Zishan like different things in the breakfast, such that Amir and Bano like butter and cheese, Muna and Zishan like milk and yogurt, Bano and Muna like yogurt and butter, Amir and Zishan like cheese and milk. यहाँ पे कुछ कंडीशंस आप लोगों के सामने लिखी गई। तो क्यों ना इसको हम थोड़ा सा ऐसे एलेबरेट कर लेते हैं कि इसके अगर सोल्यूशन करना चाहूँ तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास आमिर, एक तरफ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारे पास बानो, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ मूना, और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ जीशान। अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं जिससे काफ़ी हमें हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे ये नाम तो हमने लिख लिए, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कौन बटर को लाइक करेगा। कितनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, टोटल 4 चीज़ें हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे ये 4 की 4 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने बना दी। अब देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट में हम लिख लेते हैं बटर। ठीक है, तो यहाँ पे बटर लिख लिया, बटर। उसके बाद हम लिख लेते हैं चीज, इसके बाद हम लिख लेते हैं मिल्क। आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस टेबल की मदद से। और यहाँ पे लिख लेते हैं योगर्ट। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आमिर एंड बानो लाइक बटर एंड चीज। तो यहाँ पे देखिएगा इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिएगा अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आमिर एंड बानो लाइक बटर एंड चीज। तो इसका मतलब है आमिर बटर भी लाइक करता है और चीज भी। तो ये देखो आमिर के नीचे मैंने बटर के आगे भी टिक लगा दी और चीज के आगे भी टिक लगा दी। उसके बाद देखोगे तो उसने बोला हुआ है कि बानो आल्सो लाइक बटर एंड चीज। तो बानो के आगे भी इन दोनों चीजों के आगे मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब मूना एंड जिशान लाइक मिल्क। ठीक है, मूना एंड जिशान लाइक मिल्क एंड योगर्ट। तो मूना के आगे गए
और इधर हमने देखा कि मिल के आगे भी टिक लगाना पड़ेगी। ये लें जी, मुना के आगे यहाँ पे मिल के आगे भी मैंने टिक लगा दी और साथ योगर्ट के आगे भी लगाना पड़ेगी। तो ये देखिए इधर भी टिक लगा दी। लेकिन मुना के साथ जिशान भी तो आ रहा है ना, तो जिशान के भी इन दोनों बॉक्सेस में टिक लगेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें, ये कंडीशन 1 भी होगी, कंडीशन 2 भी होगी, कंडीशन 3 पे आओ ना। 92, यहां पे देखिए कंडीशन 3 हमारे पास क्या होगी। कंडीशन 3 हमारे पास है 92 एंड मूना लाइक योगर्ट एंड बटर। यानी बानो और मूना ये क्या क्या लाइक करते हैं, योगर्ट एंड बटर। तो बानो के बॉक्स में गया, ये देखो ना वर्टिकल कॉलम, यहाँ पे मैं वर्टिकली आया यहाँ पे। तो बानो वाले कॉलम में योगर्ट और बटर के आगे, तो ये देखो योगर्ट के आगे भी मैंने टिक लगा दिया और बटर के आगे तो ऑलरेडी टिक लगी हुई थी, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मूना भी योगर्ट और बटर, तो मूना वाले बॉक्स में गया तो योगर्ट पे लगी हुई थी, बटर पे नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दी। ठीक है ना, देखो ना मूना वाले कॉलम में गए, योगर्ट पे टिक लगाई, वो लगी हुई थी पहले ही, बटर पे नहीं थी, लगा दी। अब नंबर 4 पे आओ, आमिर एंड जिशान लाइक चीज एंड मिल्क। तो आमिर चीज और मिल्क, ये देखो आमिर चीज और मिल्क, चीज पे लगी हुई है, मिल्क पे नहीं है, तो इधर मैंने टिक लगा दी। उसके बाद देखोगे तो जिशान भी चीज और मिल्क है, तो जिशान मिल्क पे तो लगा हुआ है, चीज पे नहीं था, तो यहां पे लगा दिया। अब देखो अगर यहां तक आप लोगों को ये बॉक्स पे टिक लगाने में प्रॉब्लम बनी ना, तो दोबारा से ये वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हो। मैंने 100% करेक्टली आप लोगों के सामने ये लिख दिया। अब इसके क्वेश्चन रीड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 100% ये क्लियर हो जाएगा। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है विच वन लाइक्स मिल्क बटर एंड चीज। यानी मिल्क बटर चीज ये तीनों कौन लाइक करेगा, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास। तो ये तीनों, तो अगर आप यहां पे टेबल में देखो कि मिल्क बटर चीज, दोबारा मिल्क बटर चीज, तो यहां पे देखोगे तो मिल्क बटर, यहां पे देखो, यहां पे मिल्क बटर चीज, ये देखो ये तीनों कौन लाइक कर रहा है, आमिर कर रहा है। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी आमिर, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास द वन हु लाइक्स मिल्क बटर एंड योगर्ट। दोबारा रिकॉल करेंगे, मिल्क बटर योगर्ट, देखते हैं मिल्क बटर योगर्ट कौन लाइक करता है, मिल्क बटर और योगर्ट। तो यहां पे देखो मिल्क, मिल्क के आगे बिल्कुल ठीक है मुना है, बटर और योगर्ट, तो ये तो मुना आ रही है, ये देखें मुना, मिल्क बटर और योगर्ट, तो ये तो मुना लाइक कर रही है, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, मुना। द वन हु लाइक्स मिल्क बटर एंड योगर्ट, दैट वन इज मुना। तो यहां पे मुना आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द वन हु लाइक्स योगर्ट बटर चीज। ठीक है, योगर्ट बटर और चीज को अब देख लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा हमारे पास योगर्ट बटर और चीज, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो योगर्ट, ठीक है, उसके बाद बटर और चीज, तो यहां पे देखोगे योगर्ट यहां पे भी आ रही है, उसके बाद बटर और चीज, तो यहां पे बानो आ रही है, योगर्ट बटर और चीज। बाकी और कोई भी इन तीनों को लाइक नहीं कर रहा है, देख सकते हो, और इन तीनों को कोई भी लाइक नहीं कर रहा। मूना योगर्ट को कर रही है लेकिन वो चीज को नहीं लाइक कर रही। तो बानो इज वन हु लाइक्स योगर्ट चीज एंड बटर, योगर्ट चीज एंड बटर। तो यहां पे देखो योगर्ट चीज एंड बटर, तो ये देख सकते हो योगर्ट चीज एंड बटर, तो कौन लाइक करेगी, दैट इज बानो। तो यहां पे हमारे पास से बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट के द वन हु डज नॉट लाइक योगर्ट, कि योगर्ट को कौन नहीं लाइक कर रहा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, टेबल हमने वैसे ही बना दिया हुआ है, अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है। तो यहाँ पे देखो योगर्ट को कौन नहीं लाइक कर रहा है, योगर्ट को सिर्फ और सिर्फ आमिर लाइक नहीं कर रहा। आमिर के देखो ना पहले 3 बॉक्सेस पे टिक लगा हुआ है, लेकिन चौथे पे टिक नहीं है, तो आमिर डज नॉट लाइक योगर्ट। तो यहां पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, द वन हु डज नॉट लाइक योगर्ट, दैट वन इज आमिर। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट असाइनमेंट इज डियर स्टूडेंट, दूसरी असाइनमेंट है हमारे पास, ये भी प्रीवियस ईयर में से मैंने ली हुई है ताकि आपको रेलिवेंट में तैयारी करवा सकूं, आपको पता चले कि वहां पे आप लोगों को असाइनमेंट कैसे देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा भी आपको मैं तमाम चीजें गाइड करता जाऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है, 6 प्रोडक्ट्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी आर टू बी डिस्प्ले इन पाकिस्तान कल्चर एग्जीबिशन हो रहा है ऑन 6 स्टॉल नंबर 1 to 6 हैं, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, द प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द डिस्प्ले, वन प्रोडक्ट ऑन ईच स्टॉल according to the following condition. You cannot be immediately to the left or immediately to the right of V. तो इसका मतलब क्या हुआ,
पहली कंडीशन को मैं ऐसे लिखूंगा, दैट वन इज फर्स्ट कंडीशन, दैट वन इज सेकंड कंडीशन, दैट वन इज थर्ड कंडीशन। और यहाँ पे देखोगे ना तो नीचे हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन में आगे स्पेस दे लेते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना इन कंडीशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो पहली कंडीशन है यू कैन नॉट बी इमीडिएटली लेफ्ट और राइट ऑफ वी। तो इसका मतलब है यू वी के राइट और लेफ्ट पे नहीं हो सकता। तो मतलब यू को आप ना तो यू वी लिख सकते और ना ही इसको वी यू लिख सकते। यानी यू ना तो वी के राइट पे आ सकता ना ही लेफ्ट पे आ सकता। और इनके दरमियान में एक मैं बड़ा सा क्रॉस लगा दूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। डब्ल्यू मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको भाई मैं लिखूंगा कि जो डब्ल्यू है ये हमेशा एक्स के साथ जुड़ के आएगा। और किधर आएगा? लेफ्ट पे आएगा, राइट पे नहीं आएगा। ठीक है। जी कैन नॉट बी ऑन स्टॉल नंबर 6। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पूरा एग्जीबिशन हो रहा है, इस एग्जीबिशन के अंदर हमारे पास टोटल कितने स्टॉल लगे हुए हैं? टोटल हमारे पास 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो नंबर 6 तक स्टॉल आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको नंबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका हम बना तो नहीं ना सकते हमारे पास क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ से जो मैं आपको प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ, वो क्या क्या है जरा सोचें। अब मेरी ना थोड़ी बहुत अकल इसमें ये काम कर रही है, जरा आप लोग भी अगर सोचें कि Z 6 पे नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक है। तो इस पोजीशन पे मैं लिखूंगा Z कैन नेवर बी इक्वल टू 6। जी यहां पे नहीं आ सकता। और दूसरा मुझे ये भी समझ आ रही है कि यहां पे W भी नहीं आ सकता है। क्यों? देखो इस छठी पोजीशन पे W भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि W जो है वो X के लेफ्ट पे आएगा। तो अगर W इधर आ गया तो X सातवें पे आएगा, सातवां तो स्टॉल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे ना तो W आएगा और ना ही Z आएगा छठी पोजीशन पे। और अगर मैं बात करूं, क्या जो हमारे पास X है, क्या X फिफ्थ पे आ सकता है? सोचें, X फिफ्थ पे आ सकता है और उसके साथ में क्या आ जाएगा? W आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। अब उसके बाद मुझे ये बताएं, क्या X फर्स्ट पे आ सकता है? नेवर। तो इसका मतलब फर्स्ट पे X कभी भी नहीं आ सकता, ये याद रख लो। देखो ना, अब कितनी चीजें आपको खुद ही पता चल जाती हैं जो उसने नहीं बताई हुई। कि X भाई इससे पहले W ने आना है। अगर X कोई पहली पोजीशन पे लगा दिया तो जीरो पोजीशन पे आएगा, W जीरो तो है ही नहीं। सो दैट वर सम टिप्स जो आप लोगों को खुद निकालने पड़ते हैं। अब आए जरा क्वेश्चन पे, मजा आएगा। देखिए नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे लेके जाते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल नंबर 1? मैं अभी आपको बताया भाई, एक्स को नहीं प्लेस कर सकते हो 1 पे। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? देखो ना, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि एक्स से पहले डब्ल्यू ने आना है। भाई एक्स से पहले यहां पे अगर आप देखो तो मेरे भाई मेरी बहन, एक्स से पहले डब्ल्यू ने आना है। एक्स से पहले डब्ल्यू ने आना है। तो अगर आप लोगों ने एक्स को यहां पे प्लेस कर दिया तो क्या डब्ल्यू यहां पे आएगा? नेवर। तो इसका मतलब है वन स्टॉल पे यू कैन नेवर प्लेस एक्स। यू कैन नेवर प्लेस एक्स। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा मेरे भाई मेरी बहन लिखा हुआ है, इफ एक्स इज प्लेस्ड। इसको जरा नीचे लेके चलते हैं ना यहाँ पे। अब देखो वो लिखा हुआ है, इफ एक्स इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल नंबर 3 डब्ल्यू मस्ट बी प्लेस। अच्छा, ये बोलता जाएगा ना तो हम फौरन से टेबल की तरफ भागेंगे। आ जाएं, टेबल बना लेते हैं, कोई मसले वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इनको लिख लेते हैं जो उसने बोला हुआ है कि स्टॉल एक्स इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 3। तो इसका मतलब है एक्स हमारे पास स्टॉल नंबर 3 पे आया। तो इसके साथ में डब्ल्यू इधर आ जाएगा और उसके बाद में यू वी इकट्ठे आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू और वी को आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और जेड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और उसके बाद वाई बचता है, उसको आप यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के पास पूरा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो W कहाँ पे आ रहा है? W तो सेकंड पे आ रहा है। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी नंबर 2 पोजीशन। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई नहीं, इसके दो ही क्वेश्चन थे। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को प्रो लेवल के पास टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। पास एजुकेशन सिस्टम के टिप्स एंड ट्रिक्स याद रख लो डियर स्टूडेंट। whenever you people are going to solve any analytical reasoning problem, must follow these rules. The number one rule, the rule number one, that is, try to construct table. सबसे पहला आप लोगों ने टेबल को बनाने की कोशिश करनी है। इफ यू कैन कंस्ट्रक्ट टेबल।
और उसके बाद आप लोगों ने जो भी कंडीशंस होंगी वो याद रखना है, वो कंडीशंस आप लोगों के इंटायर क्वेश्चंस के लिए होंगी, तमाम के तमाम वो क्वेश्चंस के लिए होंगी, वो किसी एक आधे क्वेश्चंस के लिए नहीं होंगी। नंबर थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू फाइंड आउट ट्राई टू फाइंड आउट हिडन कंडीशन। अब हिडन कंडीशन आपको खुद देखना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो उसने कंडीशन दी हुई थी वो उसने ये नहीं बताया हुआ था कि एक्स पहले पोजीशन पे आएगा, नहीं आएगा, ये तो उसने नहीं बताया, तो ये तो हमने खुद जज किया। उसने हमें एक हिंट दिया था कि डब्ल्यू विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स, ये उसने बताया, तो हमने ये जज किया कि भाई एक्स ना वन पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वन पे एक्स आएगा तो डब्ल्यू किस पे फिर आएगा, क्योंकि पोजीशन तो स्टार्ट होंगी 1 to 6, नॉट फ्रॉम 0 to 6। ऑल राइट, तो ट्राई टू फाइंड आउट हिडन कंडीशन। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप लोगों ने इन तमाम जो टिप्स और ट्रिक्स हैं इनको फॉलो करना लाजमी तौर पे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। अब अगली मेरी बात सुनो, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट्स का है, अब आगे ये बात है कि आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग के लिए दो तीन चीजें करनी है। सुने, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर टाइप करना है एनालिटिकल रीजनिंग बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो जितनी भी वीडियोस आप लोगों को शो होंगी वो तमाम की तमाम वीडियोस देख देनी है। उसके बाद यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा एन टी एस नेट वन शॉट, या आप लोग टाइप कीजिएगा कॉम सेट्स एन टी एस वन शॉट, कॉम सेट्स एन टी एस वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। लिखें या ना लिखें, बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको इंशाल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की ही वीडियोस शो होंगी। आप लिख लीजिएगा तो आपको तमाम पास की फिर शो होंगी, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यूट्यूब पे लाजमी लिखना है एन टी एस नेट वन शॉट या कॉम सेट्स एन टी एस वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ये लाजमी लिखना है। तो आप लोगों को तमाम की तमाम जो वीडियोस शो होंगी उसमें सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन सुन डालें, आप लोगों को बहुत लेवल की तैयारी हो जाएगी आपके कॉम सेट्स के लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ले जी, ये तो कुछ मैं आपको रेफरेंस भी तो बताऊंगा ना, ठीक है। अब अगर मैं उन्हीं सारी वीडियोस का भी कंटेंट इधर अपलोड करने लग जाऊं ना दोबारा से, एक दफा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, मैं दोबारा से आपके इस पे टाइम लगाऊं तो बजाय इसके मैं इधर भी आप लोगों को ये वीडियो 4-5 घंटे की लेके चला जाऊं, तो ऑलरेडी वो अपलोड हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने उन सारी वीडियोस का रेफरेंस दे दिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द मेन पोर्शन विच वन इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो याद रख लो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ना हमारे पास से एनटीएस का जो आता है वो थोड़ा बहुत ना, एनटीएस नेट का थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव रीजनिंग ना परेशान कर देता होता है बाज दफा, लेकिन कॉम सेट्स का परेशान नहीं करता होता। देखें, जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है ना, बिल्कुल याद रख लो, जो एनटीएस नेट है ये वाला टेस्ट कॉम सेट्स एक्सेप्ट करती है, और जो कॉम सेट्स का अपना टेस्ट है वो भी ये नेट का ही टेस्ट होता है, बिल्कुल नेट का ही टेस्ट होता है, नेट बेस होता है टोटली, ठीक है। नेट वाला नहीं होता है, नेट वाला टेस्ट पैटर्न होता है, नेट की तरह के एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन वो ले कॉम सेट्स रही होती है, ठीक है ना, तो कॉम सेट्स कैंटीज उसको बोला जाता है। तो सुने, अब यहाँ पे जो नेट है ना, इसमें बाज दफा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन बहुत मुश्किल भी आ जाया करता है और बाज दफा इजी भी, लेकिन कॉम सेट्स का किस लेवल पे आता है मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले याद रख लो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हमारे पास जो पोर्शन होते हैं वो टोटल तीन होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स अरिथमेटिक, एक हमारे पास पोर्शन होता है दैट इज अलजबरा, हमारे पास अलजबरा के क्वेश्चंस हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है ज्योमेट्री का पोर्शन। तो याद रख लो, याद रख लो, आप लोगों के पास जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर जो शेप्स वगैरह हैं, और शेप्स वगैरह भी आप लोगों ने कौन कौन सी, सर्कल है इसके बारे में याद रखना है, इसके अलावा हमारे पास जो रेक्ट एंगल है इसको याद रखना है, इसके बाद जो सफ़ियर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे अलजबरा है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में हमारे पास एवरेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं, तो बारी बारी आए मैं आपको ये तमाम करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के रिलेटेड। मैं यहाँ पे ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। सर्कल के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आए हुए हैं, तो देखें, आप लोग जानते हैं कि सर्कल का एरिया आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर। मैं अगर आपसे कहता हूं कि हमारे पास सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर, यानी ये पूरा हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल का ये जो पूरी आउटर बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, और जो इसका ये इन साइड ये प्रॉपर होता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सरकमफेरेंस होता है दैट इज 2 पाई आर। अब पेपर में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा। तो याद रख लो पूरे सर्कल का तो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा पाई आर। ऑलवेज रिमेंबर सरकमफेरेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई आर, एंड सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट विल बी पाई आर, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं तो हमारे पास एरिया। अब एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर भी होता है, या इसको पाई एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आप लोगों को वो रेडियस दे देता होता है, रेडियस दे के ना, मिसाल के तौर पे अगर उसने रेडियस आपको दे दिया फॉर एग्जांपल दैट इज 100 सेंटीमीटर, कोई बड़ा सा रेडियस उसने दे दिया, और यहाँ पे वो पूछता है कि एरिया कितना होगा, लेकिन जो एरिया उसने दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है। तो याद रख लो यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि सारे ऑप्शन के अंदर अगर तो आप लोगों को मीटर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो तब इस रेडियस को कन्वर्ट कर लेना है मीटर के अंदर। अगर आपको एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नजर आ रहा है, सो देर इज नो नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। आई होप यू हैव clear this concept. And the next one is about rectangle। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ है, जैसे हमारे पास ये पूरी रेक्टेंगल है, इस रेक्ट एंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, और इसी तरह एक जो स्क्वायर होता है उसका भी हमारे पास एरिया लेंथ इनटू लेंथ होता है, यानी एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अगर आप लोगों को किसी का एरिया दे दिया जाए, मैं अगर आपसे कहता हूँ 49 मीटर स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया है, फाइंड इट्स ईच लेंथ, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसका आप लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। यू हैव टू फाइंड ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यू विल फाइंड आउट एक्स, सो एक्स कैन बी calculated by taking square root on both side, and that will be 7 मीटर। तो इस तरह के छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रा के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आप एडवांस मैथ तैयार करेंगे तो आपका वो बेसिक लेवल का फुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो मेन हमारे पास आ जाता है दैट इज अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक के रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स देखें, अरिथमेटिक के हमारे काफ़ी पोर्शन होते हैं। अब अरिथमेटिक में से 12 क्वेश्चंस आते हैं, जो अलजबरा उसमें से 3-4 तक क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के भी 4 ही क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो इस तरह आप लोगों के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ अरिथमेटिक के रिलेटेड, तो सबसे पहला हम टॉपिक इसके डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना इसके टॉप 10 टॉपिक्स करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखें #01, #01। तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एवरेज। अब एवरेज के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, एवरेज सिंपल रिलेशन इज सम अपॉन नंबर। वेन एवर यू आर गिवन द टोटल सम एंड यू हैव टू फाइंड एवरेज एंड यू आर ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर, you can easily calculate average. And the second one is if you are given average and number and you have to calculate sum, you can calculate sum by using this relation average into number. And the third one, if you are given sum and average, you can find out number by using relation sum upon average. So what is the practical of these relation? For example, if I say there's a student and he scored 20 marks, 30 marks, 40 marks and 50 marks in his particular subjects, so what will be the average of his all subjects? तो आप लोग यहाँ पे रिलेशन यूज करोगे सम अपॉन नंबर, एंड द सम विल बी 20 + 30, 50 + 50, 100 into 140 upon 4। So that will be what? That will be 4 3s are 12 and 4 5s are 20, so the average will be 35। But remember students, if he will ask the average is 35 and the numbers are 4, if average is 35 and numbers are 4, what will be the sum of his all subjects? So you can calculate
sum by using second relation, that will be average into number, and you are given average, that is 35, into number, that is 4. So 5 into 4, that is 20, 0, 2, 4, 3 is a 12, and 2, 14, that will be 140. So yeah, that is the total sum. And the third one, if you are given the sum, yeah, that is 140, and the average, that one is 35, I will ask to find out the number. You will use that third relation, that is, dear students, my brother, my sister, that is sum upon average. So what is the sum? That is 140. What is the average? That is 35. You know very well, 35 twos are 70 and 72s are 140. It means 35 fours are 140. You will say 35 into 2, double of 35 will be 70, and double of 70 will be 140. So means to say, if you are going to move from 35 to 140, you have to multiply 35 with 4. So that will give you 140 answer. So the 4 will be right answer. I hope you are clear about the first relation, that was average. So let's move to the second relation. That one is the second topic, sorry, that one is percentage. That is very important, that is very much important. Percentage, what do we mean by percentage? Per mean out of. I have told so many times in my all videos, per mean out of, cent mean century, cent mean century. So percent mean out of century, and out of century will give you 1 upon 100, not in century. In century, like multiply by 100. Out of century, like 1 upon 100. The very first thing I will let you clear, that one is, if you are going to express in percentage, if you are going to express in percentage, multiply with 100. If you are going out of percentage, just divide by 100. Just divide by 100. That will give you the answer in percentage. That will give you the answer without percentage. For example, if it is written 2%, so can I write 2 by 100? Yeah, that will be without percentage. And similarly, you are going to express 2 by 100 into percentage, just multiply by 100. That will be cancelled out too, and the 2% will be your answer. So I hope you have got this one. And the second one, if I say, for example, it's been there in NAT exam so many times, like what will be, or you can say, what is 5% of 20? What is 5% of 20? So remember, student, replace x by what, and is as equal to, and 5, like 5%, like 5 upon 100, or you can say, whenever it is written percent, you can write 1 upon 100. All right. And if it is written off, you have to replace by multiply. So what is 5% of 20? You can write what is 5% of 20. So you can replace these all factors like x uh, on what, and is like equality 5%, like 5 by 100 off into multiply, and 20 as it is. 20 how many times 100? 25 times, and 5 into 5, that will be 1. So what is 5% of 20? That is 1. So 1 is actually 5% of 20. Similarly, if I will say 20 is 20, so we can take another example now, like why not other digits, like what is, or you can say 50 is what percent of 200. So you can calculate 50 as it is equality x, like as it is percent, like x upon 100, because whenever it is written percentage, replaced by 1 upon 100 of multiply, and 200 as it is. 100 into 2, that will be 200. 100 into 2, that will be 200 now. So the answer will be 50 is equal to 2x, and the x value will be 25. All done or not done? Just pause your this video and comment all done, sir, all done. All right. अच्छा जी, द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब जो आएगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट वन इज अबाउट ratio questions, or you can say division problems, like if it is written 2 by 3 or 4 by 5, which one is greater? You have to check 2 by 3 or 4 by 5. Remember one thing, if
it is written x upon y, and you have cleared about this one. X is what? That is numerator, that is numerator, and y is what? That is a denominator. So always remember, when denominator is larger and numerator is smaller, like you will come to know the upper value in division is smaller and the lower value in division is greater, you will get the answer, you will get the answer less than 1, less than 1. That is so simple na. And if denominator is greater and numerator is smaller, if denominator is denominator is smaller and numerator is greater, like 5 by 4, so you can check numerator is greater and denominator is smaller, you will get the answer greater than 1. That is so simple, that is so simple. And the next one is, if you have to check which is greater, like 5 by 6 or 6 by 7, which will be the greater one, 5 by 6 or 6 by 7, and you are not provided with calculator, so how can you check this one? Just apply the rule, multiply 5 with 7, that will be written here, and 6 into 6, that is written here. So 5 into 7, that will be 35, and 6 into 6, that will be 36. So tell me which is greater, 35 or 36? 36 is greater. So place this equality sign, this inequality like greater than. 36 is greater than 35, so it means 36 is resembled with 6 by 7, so 6 by 7 answer will be ग्रेटर। 6/7 का वैल्यू ज्यादा होगा 5/6 से। अब 5/6 अगर आप करने की कोशिश करोगे तो पॉइंट पॉइंट हमारे पास एक जीरो लगाएंगे तो 0.8 के करीब करीब कुछ आएगा। अगर यहाँ पे आप करोगे तो 0.60 आएगा ना, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 8.8 के बाद भी कुछ लगाना पड़ेगा और इसका आंसर कुछ ना कुछ ज्यादा आता है, थोड़ा सा फर्क आता है, ज्यादा आता है, लेकिन इतना फर्क भी नहीं होता, लेकिन 6/7 का आंसर ज्यादा आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक आएगा दैट इज अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के रिलेटेड देखो जी, इंटरेस्ट के रिलेटेड हमारे पास आता है तीसरा टॉपिक। अब तीसरे टॉपिक में इंटरेस्ट को याद रखना है, दैट इज आई इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। So remember dear student, P is what? That is principal amount. That is principal amount. And T is specific time interval, like he will say कि for 4 year करो, 4 साल करो, 5 साल, 6 साल, जितना भी है। R is a rate percent, R is rate percent। इसी तरह हमारे पास आई क्या होगा, ये हमारे पास इंटरेस्ट होगा। तो भाई आपके पास अगर इंटरेस्ट निकालना, सारी वैल्यूज गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज करो। अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में TR करें। अगर आप लोगों को रेट परसेंट निकालना तो आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में PT करो। तो ये तीन रिलेशंस हमेशा याद रख लो अपनी जिंदगी के अंदर, इनकी भी एक जगह बना लो, इनको अच्छे तरीके से याद रख लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, छोटा सा तो रिलेशन है, आई इज इक्वल टू PTR/100। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, टाइम पीरियड हो, जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे 2000 इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह का करके कुछ क्वेश्चन आता है, 2000 प्रिंसिपल अमाउंट होती है, टाइम पीरियड आपको दे देते हैं कि फॉर 2 ईयर, और रेट परसेंट दे देते हैं 4% पर एनम। तो आप लोगों ने इसको कैसे कर, dear students, you can find out simple interest by using relation PI is equal to PTR upon 100. So this is how you will calculate simple interest problems. You will solve simple interest problems. The next topic is topic number 4. Topic number 4 I will discuss, that is mean. Mean, like that is average, and you will calculate average total sum, upon total number. So this is already clear, like we have discussed every problem. So I will discuss the next one at number 4, that will be mod. Mod mean the most repeated term in any sequence. For example, if the sequence is given like 2 1 3 4 4 5 5 6 7,
I will ask what is the mode of that sequence. So the mode will be 4 and 5. Not you have to repeat this 4, 4 and 5, 5. Only write 4 one time and 5 one time. I will ask what is mode of this sequence, like 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 9 and 11, 11. You will come to know the 9 digit that is repeated 3 times. So the mode will be only 9, not this one 1, 1, 2, 2, 3, 3, because they are repeated 2 times and 9 is repeated 3 times. So the mode will be only 9. And the next topic number 5, that is median. Topic number 5 is about median. Median mean the central term of any sequence, but there is a trick. Like for example, I ask 2, 1, 3, 5, 6, 6, or you can say this one, this sequence 1. So tell me what is the median of that, what is the median of that sequence. Similarly, I ask 1, 5, 6, 3, 2, and I ask what is the median of that sequence. You will say like median will be 3 and here the median is 6. No, you are wrong. Maybe in this case you are right, you are right, but in this case you will be totally wrong. Why? Because the first condition to check the median is we have to write the sequence in exact manner, in descending order. For example, it is written like that sequence will be 1, 2, 3, 5 and 6, and that sequence will be 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 5 and 6. So what is the median of median in this sequence? That is 3, and that was 3. Yeah, you are right, but you have to rewrite the sequence in exact this manner. But what is the median in this sequence? That is again 3, not 6, because that sequence is not in proper way, that is not in proper way, that is not in proper way. So that is median actually. But what for if we are given the even sequence, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Tell me what will be the median of that sequence. So you will say 3 from left side, 3 from right side, and the median will be 4 and 5. Yes, 4 and 5 is median. That may be the one answer. Other one, इफ 4 and 5 आर नॉट गिवन, अगर 4 और 5 नहीं दिए हुए तो फिर इनका एवरेज दिया होगा। 4 और 5 को करेंगे ऐड, इनके नंबर पे करेंगे डिवाइड, तो 9/2 का आंसर क्या आएगा? 4.5 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये मीडियन वाला टॉपिक हमने कौन सा डिस्कस किया? पांचवा किया। अब हम डिस्कस करेंगे छठे नंबर पे। तो नंबर 6 के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। भाई याद रख लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों ने याद रखना जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम होता है जिसको डी से डिनोट किया जाता है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट 20th टर्म। पता नहीं 20 के साथ क्या है कि ये बड़ी दफा आया होता है। 20th टर्म, फाइंड आउट 20th टर्म, इधर देखो 20th टर्म, तो हम भी 20th टर्म ले लेते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि रिलेशन होता है दैट इज ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन होगी, तो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड A20। फर्स्ट टर्म फॉर एग्जांपल आपको 5 गिवन है और आपको टोटल टर्म्स 20 में 20 टर्म निकालने हैं, तो n की जगह पे 20 पुट करेंगे, -1 कॉमन डिफरेंस देखेंगे कितना दिया हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 का दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? A20 इज इक्वल टू 5 प्लस 19 इंटू 2, तो ये 38 बनेगा। 38 प्लस 5 43। सो A20 हमारे पास कितनी होगी? दैट विल बी 43। मैं सीक्वेंस बना सकता हूँ कैसे भाई? 43 वाली 20th होगी तो 19th वाली वाला कौन सी होगी? 41, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो पीछे चलाते जाओ 39, इस तरह चलते जाओ तो आपके पास देखो ना एक ऑड सीक्वेंस नहीं बन रहा। क्या ऑड सीक्वेंस नहीं? क्या आपको नहीं लग रहा ये 1 3 5 7 9 वाला सीक्वेंस चलता जा रहा है? चलते चलते 11, फिर 21 भी आएगा, 23 भी, फिर 29 भी, 31 भी, 33 भी, फिर 35 भी आया होगा, 37 भी आया होगा, फिर 39। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरा हिसाब किताब ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन थिंग इज कि और देखने कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी,
इसके बाद नंबर 6 पे हम डिस्कस कर लेते। नंबर 6 पे अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जितना टॉपिक्स बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास रेशो के, प्रोपोर्शन के, ये सारे आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक रिलेटेड नंबर 6 के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रॉब्लम वाले। अब वर्क प्रॉब्लम वाला आप लोगों ने याद रखना है कैसे करेंगे। अगर तो हमारे पास होना कंबाइन वर्क निकालना, क्या निकालना, कंबाइन वर्क। यहां से बड़ी दफा क्वेश्चन आए हुए हैं। कंबाइन वर्क को कैसे निकाला जाता है, याद रख लो। कंबाइन वर्क निकाला जाता है 1/ab विल बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो याद रख लो, अगर आपको कहता है ए बंदा काम कर सकता है 2 दिन में, बी बंदा काम कर सकता है 3 दिन में, तो बताओ मुझे शाबाश कि ये दोनों मिला के काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी इनका भाईचारा आपस में बनाएंगे, 1/a प्लस 1/b। तो भैया दोनों आपस में मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ना, 1+2/1+1/3। तो 6 3 + 2 तो 5/6, तो 6/5। तो ए बी मिला के कितने दिन में कर सकते हैं, 6/5 डेज के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, अगर आपको वो ऐसा कुछ कह दे, अगर आपसे, ये हमने कौन सा डिस्कस किया, ये टॉपिक नंबर छठा था और ऊपर भी छठा ही था, तो इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये टॉपिक नंबर 6 नहीं है, ये टॉपिक नंबर 7 है, 7। ये टॉपिक नंबर 7 है, 7। तो ये टॉपिक नंबर 7 था। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए और बी आपस में कंबाइन जो वर्क करेंगे, ए और बी का जो कंबाइन वर्क होगा, ए और बी का जो कंबाइन वर्क होगा, वो हमारे पास कितना होगा। ए और बी का कंबाइन वर्क है 2 डेज। कितना है, 2 डेज। ए का जो वर्क है वो है हमारे पास 4 डेज। तो मुझे बताओ शाबाश, बी वही काम कितने दिन में कर सकता है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग करेंगे 1/a बी विल बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। यू हैव टू फाइंड बी, यू विल सेपरेट दिस वन, दैट विल बी 1/a b माइनस 1/a। so you will get 1/b, that will be 1/2 plus minus 1/4, and the LCM will be 4 2 minus 2 minus 1. So that will be what, 1/b will be 1/4 and the b will be 4. So same goes for b. A can do a work in 4 days, b will do the same work in 4 days, and the combined they will complete the work in 2 days. So next we have to move toward topic number 8. Topic number 8. Just remember, topic number 8, that is about age problems. That is about age problems. And must remember, एज प्रॉब्लम्स के लिए आप लोगों को 2 वर्ड्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका एज है 17 ईयर्स, ठीक है। और मैं अगर आपसे कह दूं कि बिफोर 4 ईयर कह लो, बिफोर 4 ईयर, तो 4 ईयर से पहले उसकी एज कितनी होगी, 17 - 4, दैट विल बी 13। अगर मैं आफ्टर का वर्ड यूज करूं या हैंस का वर्ड यूज करूं, तो इसकी एज आफ्टर या 4 ईयर हैंस कितनी होगी, दैट विल बी 17 + 4, दैट विल बी 21 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस और बिफोर बहुत लॉजिकल होते हैं। उसके बाद एज प्रॉब्लम में एक ये चीज याद रखनी है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सन और जो सन है और फादर की एज में ये डिफरेंस है, तो मुझे ये बताओ कि आफ्टर 20 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन। तो याद रख लो, आफ्टर 20 ईयर का मतलब है फादर की एज में भी 20 ऐड करेंगे, सन की एज में भी 20 ऐड करेंगे, और फादर की एज सन की एज का 2 टाइम होगा। तो भाई सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि इनको आप इक्वल लिख रहे हो। इक्वल तभी होगा ना, अगर मैं आपसे कहता हूं 40 ना 20 का डबल है, 40 20 का डबल है, तो अगर मैं 40 और 20 को इक्वल लिखना चाहता हूँ कि ये इक्वल है, भाई कभी भी नहीं है। आपको 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये लॉजिक क्यों नहीं याद रखते हो। बच्चे कहते फादर एज सन से 2 टाइम ज्यादा है, तो इसको लिखना चाहिए 2 टाइम ऑफ x + 20, यानी फादर की एज 2 गुना ज्यादा है किसकी एज से, बेटे की एज से, सन की एज से। भाई ऐसे कैसे होगा, इसको फिर इक्वल ना लिखो, इसको इक्वल ना लिखो, ये अनइक्वल लिखो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ये वाली जो चीज बताई है कि अगर आपको लिखना हो ना कि आफ्टर 10 ईयर द फादर एज विल बी 2 टाइम ऑफ सन एज, तो लिखोगे x + 10, यानी फादर की एज 10 साल बाद x + 10 होगी, और फादर की एज को x से लिखा हुआ है, सन की एज भी 10 साल बाद y + 10 हो जाएगी ना। तो आपको अब मल्टीप्लाई 2 किससे करना पड़ता है, बेटे की एज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके ये क्या होगा, इक्वल। ये देखो ना, इक्वल, बड़ा सा इक्वल, ये इक्वल तब होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एज प्रॉब्लम के अंदर जो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 9। जितने भी आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो वाले हो गए हमारे पास, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए, प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ये हमारे पास मीडियन मॉड के रिलेटेड हो जाते हैं, एवरेज के रिलेटेड हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद हमारे पास एक आ जाते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन। वो कैसे आते हैं? जैसे अगर हमारे पास लिखो हो 0.46 मॉडुलस, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन लिखा हो 46/9, बी ऑप्शन है 46/99, सी ऑप्शन है 46/999 और डेल्टा ऑप्शन है 46/9। तो याद रख लो अगर तो पॉइंट से पहले पॉइंट से पहले जीरो आ जाए तो इसको लिखा जाता 46। जितनों पे बार है उतने 9 लगाए जाते, सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर ये ऐसे होता 1.46 बार तो इसको 1 + 0.46 लिख सकते थे बार। ऐसे ही है तो फिर ये 1 को ऐसे करके लिख लिया जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास कहीं पे ऐसे लिखा हो 3.89 बार, तो ज़रा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर शाबाश बताएं। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सारे बच्चे इसका आंसर लिख के बताएं क्या होगा। तो ये हमारे पास नंबर 9 पे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब हम मूव करते हैं नंबर 10 की तरफ कि नंबर 10 पे हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन फॉर्मूला क्या आएगा। अब इसके भी लास्ट पे मैं आप लोगों को एक पूरा हाईलाइट बना के दूंगा, एक प्रॉपर इसका मैं लेआउट भी बना के दूंगा कि आप लोगों को क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कंप्लीट कैसे कवर करना है। इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स वगैरह आ जाते होते हैं। तो नंबर 10 के ऊपर हम यहाँ पे लेंगे अरिथमेटिक मीन वाला, कम्बिनेशन वाला, परमुटेशन वाला, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। यानी एन सी आर और एन पी आर, इन दोनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। कम्बिनेशन और परमुटेशन वाला, ये अगर आप लोगों को पहले नहीं भी आते तो लिखना है कम्बिनेशन परमुटेशन वन शॉट पे, पास एजुकेशन सिस्टम तो आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट पे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर लेआउट बना के देता हूँ कि हाउ यू विल इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग 100%। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को आप लोग 100% कैसे कैसे कवर करोगे? तो याद रख लो, आप लोगों ने लिखना है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे सर्च करना है एन टी एस नेट वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों का चैनल पास एजुकेशन सिस्टम, इसको याद रख लो। एक काम करना, इसकी ना वॉल पे पिक्चर भी लगाओ, इसकी ना लोगो की पिक्चर लगाओ, नाम लिख लो अपने बैग के ऊपर, अपनी डायरीज पे नाम लिखो। आप लोगों का चैनल है, कोई मैंने जाके नेट नहीं देना है, मैंने जाके कॉम सर्च नहीं करना है, कोई सर बिलाल ने नहीं करना है, हमारी किसी और टीम के बंदे ने नहीं करना है, आप लोगों ने नेट जाके करना है। तो आप लोगों ने, आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया हुआ है ना, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे ही हमेशा प्यार दिखाना है जिस तरह आप लोग हमेशा प्यार दिखाते हो। तो आपने लिखना है NTS नेट 1 शॉट। अब पूरी यूट्यूब के ऊपर लिखोगे ना वैसे भी NTS नेट 1 शॉट, तो आपको बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस शो होंगी। तो आपने आगे लिख लेना बाई पास एजुकेशन सिस्टम को, फिर जो आपको नीचे जितनी भी वीडियोस शो होंगी ना वो तमाम की तमाम पास एजुकेशन सिस्टम की शो होंगी। तो उनके अंदर जितना आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन नजर आता जाएगा अच्छे तरीके से सुन डालो। दूसरा एक और काम करना है, यूट्यूब पे ये भी लिखना, लिखना क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आपको फिर भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की वीडियो शो होंगी, वो जाके सुन लेना। तीसरे नंबर पे यूट्यूब पे ये भी लिखना कॉम सैट्स NTS 1 शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, वो भी जितनी वीडियोस आएंगी सुन देना। अब मुझे बताओ मेरे भाई मेरी बहन, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम बनेगा? सही से बताओ। यही तो रीजन है बच्चे ये तमाम चीजें करने के बाद 93+ स्कोर कर रहे होते हैं हमारे जो पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं इस तरह करके। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं हमारे वो ऑनलाइन सेशंस के अंदर से होते हैं। तो आप लोग भी ऐसे अगर करोगे, अगर आप लोग भी ऐसे करोगे तो यू पीपल विल बी फुली प्रिपेयर्ड, आप लोगों की 100% प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने ऐसे ही चीज़ों को 100% अच्छे तरीके से करते जाना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं बाकी सब्जेक्ट्स को।
डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ इन वीडियोस की बात कर रहा था। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक आप लोगों को ये कॉम सेट्स की पूरी वीडियो नज़र आएगी। यहाँ पे कॉम सेट्स का एक आप लोगों को ये नेट के रिलेटेड एक वीडियो नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसके नीचे आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों को एक एनटीएस नेट की एक वीडियो शो हो रही है। ये ऊपर एक नंबर 1 वीडियो, नंबर 2 पे ये आप लोगों को शो हो रही है, नंबर 3 पे ये पूरी प्लेलिस्ट शो हो रही है। अब आप देखते जाएं, ये तो मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे ऐड की हैं। उसके बाद नंबर 4 पे यहाँ आपको ये एक वीडियो नज़र आ रही है। और नंबर 5 पे आप लोगों को ये इंग्लिश के लिए, ये नस्ट का एनईटी की इंग्लिश है, लेकिन इसमें आपका नेट कॉम सेट्स का तमाम कवर हो जाता है। इसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ये एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के रिलेटेड है वीडियो। उसके बाद ये वाली एक वीडियो देखें जिसके अंदर आपको पूरा नेट कॉम सेट्स वगैरह कवर होता है। ये वीडियोस आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। किस किस टेस्ट के लिए? कॉम सेट्स का, अगर आप लोगों ने एनटीएस देना, अगर आप लोगों ने बहरिया का टेस्ट देना, फॉल में एडमिशन लेना, स्प्रिंग में एडमिशन लेना, अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट को कवर करना है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने एयर यूनिवर्सिटी को टेस्ट करना है, आप लोगों ने बहरिया एनडीयू वगैरह के टेस्ट कवर करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों ने कवर करना है, तो ये आप लोगों के लिए वीडियोस रेलिवेंट है, इंतहाई रेलिवेंट है। ये बनाई गई आप लोगों के लिए है और ये लेटेस्ट वीडियोस हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये अगर 7 मंथ अगो है, उसके बाद ये 1 मंथ अगो है, उसके बाद ये 5 मंथ, ये 1 मंथ अगो आ रही है, उसके बाद ये 2 वीक्स अगो आ रही हैं। तो इसी तरह करके फुल लेटेस्ट ये वीडियोस आपको नजर आती जाएंगी। हर महीने हम नया से नया कंटेंट यूट्यूब पे लेके आते हैं। अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो ना, अगर एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को हमारा सेशन हाईली रिकमेंडेड है। यूट्यूब से भी तैयारी करके स्टूडेंट काफी अच्छे अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, लेकिन वो रिपीटर होते हैं, उनमें से काफी बच्चों ने ऑलरेडी भी पढ़ा होता है, तो उसके बाद वो ले रहे होते हैं इतने मार्क्स। तो अगर आप बिना अपना साल जाया किए, बिना अपना साल जाया किए अपना पहली ही दफा पहले ही साल में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर आपको नंबर भी शो हो रहा है। अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश के बारे में मैंने बताया कि वो एक वीडियो सुन दो तो आप लोगों का फुल कवर हो जाएगा। यहाँ पे ये वीडियो मैं अगेन दिखा देता हूँ। ये मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये नस एनईटी इंग्लिश वाली जो वीडियो नहीं है। इस वीडियो को अगर आप सुन लोगे, इस पूरी वीडियो को, तो आप लोगों का 100% कवर हो जाएगा। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पोर्शन की तरफ। सब्जेक्ट पोर्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं मेरे भाई मेरी बहन, तो आपने याद रखना है फिजिक्स के अंदर आप लोगों का बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें आ रही होती हैं। अब वो किधर किधर से तैयार करनी है, आपका पार्ट 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो सबके आपको पता होना चाहिए। डायमेंशंस के रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए, डायमेंशंस के रिलेटेड आ रहे होते हैं। इसके बाद कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही होती हैं। इसके बाद जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो याद रख लेनी है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो आ रही हैं उनको याद रख लेना है। थर्मोडायनामिक कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इन तमाम के बारे में डेफिनेशंस रिपीट हो जाती होती हैं, ये याद रख लेना है। इसके बाद एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बेस। वेलोसिटी के बारे में आ जाते हैं। डिस्टेंस वाला एस इज इक्वल टू वी इंटू टी वाला आ जाता है, ये याद रख लो। इक्वेशन ऑफ मोशन को याद रख लो। तो ये तमाम फिजिक्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर वाला टॉपिक, कैपेसिटेंस होता है ना, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, लेकिन वहां पे यूज किया जाता है क्यू इज इक्वल टू सी वी और सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लो। कैपेसिटर क्या होता है? जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी किधर स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ के लिए भी आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जो आप लोगों का पार्ट 1 का मैथ है, इसको अच्छे तरीके से कवर करो। देखा गया है कि एनटीएस नेट और जो कॉम सर्स का एनटीएस होता है वो पार्ट 1 बेस ज्यादा होता है, चीजें आ रही होती हैं। आई आई डिडंट मीन के वो आप लोगों का सिर्फ पार्ट 1 से ही आता है, पार्ट 2 से भी आ सकता है। चीजें पार्ट 2 से भी पूछी जाती हैं, पार्ट 1 में से ज्यादा होता है। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो उसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है? इज इक्वल टू b² - 4ac। ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो चैप्टर नंबर 4 आता है ना, और मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर नंबर 3 है, मैं पीटीबी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, तो ये वाला आप लोगों के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन वाला आप लोगों का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे टाइप करो, यूट्यूब पे टाइप करो उस टॉपिक का नाम, आगे लिख दो बाईपास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों को वो तमाम के तमाम लेक्चर्स हमारे शो हो जाएंगे और अच्छे तरीके से उनको सुन देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ऑफ लास्ट आप सबके लिए ढेरों दुआएं। लाजमी तौर पे अपना कॉम सेट्स का रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऊपर जो आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है। देखें, एक प्रॉपर आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये तमाम लेक्चर्स कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो आप लोगों ने मुझे अपने मार्क्स बताने हैं, ताकि पता चले आप लोगों के मार्क्स किस किस लेवल के आए हैं। और
और ज़रूर अपना फीडबैक भी आप लोगों ने देना है। अब आप लोगों के लिए ये तमाम लेक्चर्स लेके आते हैं, इसको पूरा सुनना होता है आप लोगों ने। जब भी कोई लेक्चर आए यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें आप लोग, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन आए, टाइमली आप लोग सुने और टाइमली आप लोगों को उन तमाम चीज़ों का पता चले और आप लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से मेहनत किया करो, बहुत अच्छे से मेरे भाई मेरी बहन टाइम ज़ाया ना किया करो। बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ऐसे इधर उधर ना, ऐसे खेल कूद में मजाक में लगे रहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से आप लोगों ने बच के रहना होता है। अपने टाइम को कीमती समझना होता है, पहला साल देखना होता है, सीखना होता है कि क्या मिस्टेक्स हुई थी, वो रिपीट नहीं करनी है अब दूसरे साल में। अगर खुदा ना खास्ता गैप ईयर पे भी जा रहे हो तो परेशान नहीं होना, याद रखो। अगर तुम्हारा स्प्रिंग एडमिशन में भी नहीं हो रहा है ना, तो गैप ईयर पे अब चले गए हो ना, तो फिर अपने लिए ऑप्शन वास्ट कर लो। तुम्हें बेस्ट ऑप्शन बताऊं, खुद ना अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, हमारा ये ऑनलाइन सेशन रिकमेंडेड है, इसको ज्वाइन कर लो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई और सेशन ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ना एक पूरा स्केड्यूल बनेगा, एक पूरा स्केड्यूल। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम अपने सेशन में किस प्रो लेवल की तैयारी करवाते हैं। हमारा नस का रिजल्ट देखो, एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट टॉप पर हैं, 2 में, 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, फास्ट में 90 प्लस में हमारा एग्रीगेट बन रहा होता है, फास्ट में 500 प्लस हमारे स्टूडेंट गए, कॉम सेट्स में 600 के करीब हमारे स्टूडेंट गए। सिर्फ एक 2024 साल की मैं बात बता रहा हूँ। इसके अलावा यूईटी में 1500 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, नस्ट में 1000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट गए हैं। सिर्फ एक 2024 साल की बात बता रहा हूं। तो थिंग इज कि वी नो कि कैसे आप लोगों को तैयारी करवानी है। इन तमाम एंट्री टेस्ट की हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास लाखों में क्वेश्चन बैंक मौजूद है। एक एक यूनिवर्सिटी का इतना हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, 18-18 साल पुराना भी ई कैट के अगर आप देखो इसी तरह करके, तो तमाम हम अपने स्टूडेंट को वो करवाते हैं। लेकिन हमारे ऑनलाइन सेशन के अंदर लेटेस्ट चीजें करवाई जाती हैं, वो तमाम कंटेंट भी बच्चों को करवाया जाता है। अब इतना भी नहीं कि 18-15 साल पुराना, लेकिन जो 5 साल पहले वाला, 6 साल पहले वाले वो क्वेश्चन करवाए, वो मतलब आपको चैप्टर वाइज में इंक्लूड किया, वर्कशीट में और तरह के क्वेश्चन दिए। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड होते हैं इस दफा के आने के काफी चांसेस होते हैं उनके सिमिलर, वो करवाए। हमारे जो रिसर्चर टीम होती है उनकी पूरी प्रोडिक्शन कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको हर यूनिवर्सिटी का बिल्कुल टू द पॉइंट रेलिवेंट पढ़ाया जाता है। कोई इधर उधर की बात नहीं है, टू द पॉइंट। यानी ऐसा नहीं है कि नस्ट वालों को ई कैट तैयार करवा दिया, ई कैट वालों को नस्ट कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का रेलिवेंट टेस्ट तैयार करवाते हैं और पूरा हफ्ता हमारी क्लासेस होती हैं। तो आप लोग जब भी हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहें, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जस्ट यू हैव टू पे 6000 एंड यू विल गेट enrollment in our highly recommended online largest sessions, जिसमें आप लोगों को तमाम एक्सेस मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन की, लाइव क्लासेस की, रिवीजन सेशन की, उसमें नोट्स हैं, लेक्चर पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड यू पीपल विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। एंड इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये जो साल 2025 का, इसमें आप भरपूर अच्छे तरीके से अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। मुझे दें तैमूर हसन को इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। इंशाल्लाह दुआ है आप सब से कि आप सब, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ है, आप सब, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे, ढेरों खुशियां दे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।